Hello student, welcome back to CUT by 24/7. This is Anita Sharma, your history mentor. स्टूडेंट आज हम करने वाले इस सेशन के अंदर हमारी हिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। ये पूरा चैप्टर जो है वो हड़प्पा सिविलाइजेशन पर बेस्ड है ना। तो इस पूरे चैप्टर में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वैसे तो चैप्टर हमने बहुत बार अच्छी तरीके से क्लियर कर लिया है, लेकिन हम क्या करेंगे इस टाइम, ये जो हमारा जो अपना एग्जाम का टाइम जैसे जैसे पास आ रहा है, तो यहाँ पर हमें स्मार्ट वर्क करना है ना। हार्ड वर्क हम कर चुके हैं, तो स्मार्ट वर्क आपको कैसे करना है कि वो चीजें हमें जल्दी भी क्लियर हो जाए और उसकी पूरी नॉलेज भी मिल जाए और बहुत ही क्रिप्स मैनर में, यानी कि बहुत ही कंसाइज वे में हम उसको पढ़ते हुए चले, है ना। तो अब वो वाला टाइम आ गया। तो इस पूरे चैप्टर को हम क्या करेंगे, बहुत ही कंसाइज वे में और सारी डिटेल्स को जानते हुए चलेंगे, जहां जहां से हमें क्या करना है, जहां जहां से कोई चीज इंपॉर्टेंट है और जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस सेशन के अंदर कराने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिक बीट्स एंड बोन्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बिगनिंग सेशन से, है ना। तो हमें भी पता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो दुनिया की 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है। तो अगर मैं बात करूं 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की, तो कौन कौन सी हो जाएंगी 4 ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। तो पहली अगर मैं बात करूं तो कौन सी हो जाएगी आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, पहली कौन सी हो जाएगी आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। सेकंड हो जाएगी आपकी इजिप्ट सिविलाइजेशन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी इजिप्ट सिविलाइजेशन। फिर हो जाएगी आपकी चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है, और फोर्थ कौन सी हो जाएगी आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन। कौन सी हो जाएगी हड़प्पा सिविलाइजेशन। राइट बच्चे। तो दुनिया की 3 ओल्ड सिविलाइजेशन के साथ साथ में ये दुनिया की 4th ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन भी थी। तो ये बाद में पता चला जाएगा, वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जॉन मार्शल ने बताया था 1924 के अंदर, है ना। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है ना। इसके साथ साथ में इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, IVC भी कहा जाता है। तो इसके रीजन क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये पंजाब सिंध में, यानी कि जो पाकिस्तान की तरफ जो पंजाब है उसमें सिंध एक प्रांत है, तो वहां पर शाहीवाल डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें एक हड़प्पा नामक एक सिटी है ना। तो यहाँ से इसकी पहली बार एक्सकवेशन स्टार्ट हुई थी, खुदाई स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से इसका नाम हड़प्पा रखा गया। अब मैं बात करती हूँ कि इसको इंदस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंदस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज के पास लोकेटेड था। अगर मैं बात करूँ इसकी इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, तो ये क्या थी, ये मेन रिवर थी। कौन सी थी, ये मेन रिवर थी, जिसका नाम था इंदस वैली, इंदस रिवर। इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज थी, कौन कौन सी, रावी, ब्यास, ठीक है, रावी, ब्यास, झेलम, चनाब और सतलज। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका सतलज। ठीक है, तो ये कौन सी थी, ये 5 ट्रिब्यूटरीज थी। तो इनके आसपास में पूरी की पूरी बसी हुई थी। अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मेच्योर हड़प्पा का टाइम पीरियड है वो कब से कब तक माना गया है, 2600 टू 1900 BC का टाइम पीरियड जो है, यही डेट पूछी जाती है आपसे। तो ये मेच्योर हड़प्पा का टाइम पीरियड है। मेच्योर हड़प्पा और आपका प्री जो आपका टाइम था और उसके बाद वाला लेटर जो हड़प्पा टाइम था, उसको 3 फेसेस में बांटा गया है ना। तो प्री का टाइम, सेकंड वाला टाइम जो कि मेच्योर हड़प्पा, ये पूरी की पूरी जो आप इंफॉर्मेशन लोगे तो ये मेच्योर हड़प्पा की इंफॉर्मेशन होगी, जो कि हमारा क्या कहलाएगा, मेच्योर हड़प्पा फेज कहलाएगा। अब यहाँ पर बिगिनिंग की बात करते हैं कि देयर वर द सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर इन द रीजन प्रायर द मेच्योर हड़प्पन। अब बात करते हैं कि इसकी कल्चर की। तो ये कल्चर क्या होता है, कल्चर का मतलब होता है कि इसको हड़प्पा कल्चर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कल्चर जो होता है वो पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले लोगों के जो भी उनके कामकाज होते हैं या जो भी उनकी एक्टिविटीज होती हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया में रहते हुए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इसको कल्चर कहा जाता है। जैसे उनके मिट्टी के बर्तन होते थे, है ना, तो वो सेम लगभग सेम होते थे, है ना, किस तरह का काम करते थे, एग्रीकल्चर किया करते थे। तो एक पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले जो भी वो लोग एक्टिविटी करते हैं, तो वो कल्चर में काउंट हो जाता है। ठीक है, तो देयर वर द सेवरल आर्कियोलॉजिस्ट कल्चर इन द रीजन प्रायर द मेच्योर हड़प्पा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, मेच्योर हड़प्पा की, और यही टाइम पीरियड पूछा जाता है इसका। दीज कल्चर वर एसोसिएटेड विद द, तो इसको कल्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस कल्चर से हमें बहुत सारे ऐसे क्या मिले, डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं इसके, यानी कि बहुत सारी हमें ऐसे आर्टिफैक्ट्स मिले जिसके हिसाब से कहा जा सकता है कि ये हड़प्पा कल्चर है। तो हमें यहाँ से खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिली, पॉटरी मिली, ठीक है, एविडेंसेस मिले, एविडेंसेस किसके, एग्रीकल्चर के एविडेंसेस मिले, पेस्टोलिज्म के, पशुपालन के एविडेंसेस मिले, एंड सम क्राफ्ट जो प्रोडक्शन होता था उसके भी हमें यहाँ से एविडेंसेस मिले। तो सेटलमेंट, अब इसको ब्रिक बीट्स एंड बोन्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर मात्रा में हमें यहाँ से ब्रिक्स मिली, है ना, और यहाँ से क्या मिली, हमें बीट्स मिले। तो
ज्यादातर वो काम मोटे मनकियों का किया करते थे, तो यहाँ से ज्यादातर मात्रा में हमें बीड्स भी मिले और क्या मिले, हमें बोन्स भी मिली, यानी कि जो बुराइल्स वगैरह थे, डेड बॉडीज थी, तो उनके भी हड्डियां वगैरह मिली, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ये रखा गया, ब्रिक, बीड्स एंड बोन्स। सेटलमेंट में जनरली जो इनके सेटलमेंट होते थे वो जनरली स्मॉल्स होते थे, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी, राइट, और एंड देयर वर द वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, राइट। तो ये इस तरीके की क्या बताया गया इसमें, हमें जो चीजें कल्चर के दौरान या इसमें खुदाई के दौरान पाई गई वो ये सारी चीजें थी, खास करके सील्स हो गए, ठीक है, और सील्स क्या होती थी बच्चे, मोहरे होती थी, तो इस तरह के सील्स हो गए और आपके मेजरमेंट्स हो गए। तो खुदाई के दौरान ऐसे बहुत सारी चीजें मिली जिससे पता चलता है कि वो लोग इन चीजों का यूज किया करते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सब्सिस्टेंस स्ट्रेटेजी। तो उनकी जो एक जीवन यापन की जो एक्टिविटीज थी, किस तरह से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे, कौन कौन सी एक्टिविटीज को कर करके, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हड़प्पन एट द वाइड रेंज ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो हड़प्पा के लोग जो है वो वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों ही थे, राइट। उसके बाद एनिमल्स बोन्स फाउंड द हड़प्पा साइट इंक्लूडिंग दोज द कैटल, शीप, गॉट एंड बफेलो। तो हड़प्पा के लोग इनकी क्या किया करते थे, डोमेस्टिकेशन किया करते थे, पशुपालन किया करते थे। इसके साथ में हमें कुछ जंगली जानवरों की बोन्स का भी हमें प्रूफ मिला, जिससे पता चलता है कि वो लोग जनरली जंगली जो जानवर होते थे उनका भी यूज किया करते थे हंटिंग और गैदरिंग के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये सारी चीजें बताई गई है। नेक्स्ट बात की गई एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज। एग्रीकल्चर वो क्या करते थे, मेन ऑक्यूपेशन क्या था उनका, मेन ऑक्यूपेशन का एग्रीकल्चर था। तो एग्रीकल्चर को किस तरह से किया करते थे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज को यूज किया करते थे, वो सारी चीजें से बताई गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सील्स एंड द टेरिकोटा स्कल्पचर। तो हमें इस तरह का एक टेरिकोटा का स्कल्पचर हमें दिखाई दिया है, इससे पता चलता है कि ये एक बैल के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि वो लोग अपने खेतों में बैलों का यूज किया करते थे प्लो करने के लिए, है ना। तो आर्कियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन दिस द ऑक्सन वर यूज फॉर द प्लोइंग। तो ये इस तरह का जो बैल है वो प्लोइंग के लिए, खेतों को जोतने के लिए यूज किया जाता था। टेरिकोटा मॉडल ऑफ द प्लो हैव बीन। तो इस तरह का हमें जो मिट्टी का खिलौना था वो हमें कहाँ से मिला, मिट्टी के खिलौने का मतलब ये होता है बच्चे कि जो उस टाइम में चीजें प्रचलन में रही होंगी, है ना, जो चीजें यूज की जाती थी लोगों के द्वारा, तो उसी तरह के टॉय बन जाते थे। आज भी तो ये देख रहे हो ना कि एरोप्लेन्स होते हैं, आपके स्कूटर, मोटर गाड़ी, ट्रक वगैरह हो गए, तो ये रियल में तो होती है, साथ में इनके टॉयज भी होते हैं ना। तो जो बच्चे होते थे वो मिट्टी के खिलौने से खेला करते थे, और इस तरह के जो टेरिकोटा बुल का एक मॉडल है, यानी कि जो मिट्टी का खिलौना है, वो भी हमें यहाँ से दिखाई दिया। कहाँ से मिला, ये चोलिस्तान से, ठीक है, चोलिस्तान और बनावली से। चोलिस्तान कहाँ पर है, पाकिस्तान में, और बनावली कहाँ पर है, ये है हरियाणा में। तो हमें इन दो साइट से, हमें हड़प्पा की इन दो साइट से हमें इस तरह का एक क्या मिला, हमें यहाँ से इस बुल का प्रमाण मिला। एविडेंसेस ऑफ द प्लॉट फील्ड, इसके अलावा जुते हुए खेतों के साक्ष्य में कहाँ से मिले, कालीबंगा से। और कालीबंगा से मिलने के बाद हमें पता चला कि ये लोग एग्रीकल्चर किया करते थे, और वहां से कुछ हमें सीड्स के भी क्या मिले, कुछ सीड्स के भी हमें प्रूफ मिले, जिससे पता चलता है कि वो लोग इन चीजों की कल्टीवेशन किया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मोहनजोदारो और प्लान अर्बन सेंटर। हड़प्पा सिविलाइजेशन की सबसे फेमस सिटी थी कौन सी, मोहनजोदारो, सबसे फेमस साइट थी। तो इसको कैसे बनाया गया था, बहुत ही इसको अच्छे तरीके से बनाया गया था। इसमें जो ड्रेनेज सिस्टम था वो वाकई में एक बहुत ही इसका यूनिक फीचर था, जो कि बाकी कहीं भी नहीं देखा गया। वैसे तो हड़प्पा की सभी साइट्स में जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था, लेकिन हम बात करें मोहनजोदारो की तो इसका सिस्टम बहुत यूनिक था बाकी के कंपैरेटिवली, है ना। तो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मोहनजोदारो अ प्लान अर्बन सेंटर। आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट दीज द सिटाडेल। तो इस पूरे के पूरे क्या, अगर मैं बात करूं किसकी, पूरे के पूरे इसकी मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो के में दो प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, है ना। तो इसका जो वेस्टर्न पार्ट जो था, इसका वेस्टर्न पार्ट जो था वो क्या था, पूरा का पूरा वेस्टर्न पार्ट जो है वो सिटाडेल कहलाता है ना। पूरा वेस्टर्न पार्ट जो है वो सिटाडेल कहलाता है। ये इसका वेस्टर्न पार्ट था, ठीक है, और ये इसका ईस्टर्न पार्ट था, ठीक है बच्चा, ये इसका क्या था, ईस्टर्न पार्ट था। तो ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है लोअर टाउन। क्या कहलाता है, ये लोअर टाउन, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, इसका सिटाडेल। तो सिटाडेल में लोग जो है वो रिच लोग रहा करते थे, और यहाँ पर नॉर्मल पीपल रहा करते थे। दोनों को ही बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी की गई थी ताकि उनकी प्रोटेक्शन रह सके, कोई जंगली जानवर या फिर बाहर से एनिमीज इनके ऊपर अटैक ना कर सके। इस तरह से दो में ये डिवाइड हो रखा था। लोअर टाउन वॉज ऑल्सो वर्ल्ड। तो लोअर टाउन को भी अगर यहाँ पर नॉर्मल पीपल गरीब लोग रहते तो ऐसा नहीं था कि इसको फोर्टिफाइड नहीं किया गया था, इसको भी बड़ी बड़ी दीवारों से घेराबंदी की गई थी। सेवरल बिल्डिंग्स और बिल्ड प्लेटफॉर्म, तो बहुत सारी बिल्डिंग्स जो थी यहाँ बनी हुई थी, यहाँ पर भी बनी हुई थी, यहाँ पर भी, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग जो थी अच्छी अच्छी बिल्डिंग सिटाडेल के अंदर बनी हुई थी। इसमें दो बिल्डिंग्स के बारे में बताया गया, एक तो क्या था ग्रेट बाथ, एक क्या था आपका
ग्रेट बाथ थी और दूसरी थी ग्रेट ग्रीनरी, ठीक है, दूसरी क्या थी, ग्रेट ग्रीनरी। तो ये दोनों ही बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पाई गई हैं जहां पर ये पूरे पब्लिक पर्पज से बनाई गई थी, तो इनका यूज भी जो है उसी के हिसाब से होता था। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हम बात करते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट डेजिग्नेट एज दी सिटाडेल एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। तो इसको सिटाडेल और लोअर टाउन के नाम से जाना जाता था, दोनों को ही बड़ी बड़ी दीवारों से इसको जो है वो घेराबंदी की गई थी। ब्रिक्स फॉर स्टैंडर्डाइज रेशो, अच्छा इनके जो नालियों की इस तरीके से यहाँ पर प्लानिंग की गई थी, ड्रेनेज सिस्टम तो जो था इस तरीके से किया गया था। इनमें जो ईंटें यूज होती थी उन ईंटों का स्टैंडर्डाइज रेशो था, मान लो ये ईंटें हैं, ठीक है, ये ईंट हैं, ईंटों का स्टैंडर्डाइज रेशो जो है वो क्या होता था, वो होता था 4:2:1, यानी कि आपको अनिल कपूर जी का गाना याद करना है, 1:2 का 4, 4:2 का 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, इसकी जो लेंथ थी 4 थी, ये क्या थी 2 थी, और ये इसकी मोटाई जो थी 1 थी, यानी कि 1:2:4 या फिर 4:2:1, बस आपको इस तरीके से याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हम सिटाडेल की। तो सिटाडेल में हम बात करेंगे, अब यहाँ पर पूरी डेप्थ में जानने वाले हैं। सिटाडेल में एक तो ग्रेट बाथ था और एक ग्रेट ग्रीनरी थी। ग्रेट बाथ क्या होता था, ग्रेट बाथ को इस तरीके से बनाया गया था, ठीक है, ये क्या था, ये आपका ग्रेट बाथ था, ये रहा ग्रेट बाथ और ये रही ग्रेट ग्रीनरी। ग्रेट बाथ के हम बात करें तो इस तरीके से ये एक रेक्टेंगुलर टैंक होता था, तो रेक्टेंगुलर टैंक के इस फ्लोर को ना क्या किया गया था, पकी हुई ईंटों से यानी कि बर्न्ड ब्रिक से इसको बनाया गया था, बर्न्ड ब्रिक से बनाया गया था। और ये क्या किया गया था, बर्न्ड ब्रिक से बनाने के बाद इसमें चारकोल और मोर्टार का लेप किया गया था, कोट किया गया था ऊपर से। इसके नॉर्थ और साउथ साइड में, इसके नॉर्थ और साउथ साइड में क्या होती थी, स्टेयर्स होती थी, है ना, स्टेयर्स होती थी। तो इनमें उतरने के लिए नीचे स्टेयर्स, फिर इनमें बेदिंग वगैरह किया करते थे, धार्मिक स्नान किया करते थे। फिर अगर हम बात करूं किसकी, आपकी ईस्ट और वेस्टर्न साइड की, तो यहाँ पर तीन चेंजिंग रूम थे, है ना, तो चेंजिंग रूम में वो चेंज वगैरह किया करते थे। इसके पास में ही एक वेल होता था, है ना, वेल होता था, कुआं होता था, जिससे कि बकेट से इनमें पानी भरा करते थे। और जब स्नान हो जाता था तो इसका भी क्या करते थे, वाटर को जो है वो फ्लो कर दिया करते थे, ड्रेन कर दिया करते थे, है ना, जो वेस्ट वाटर हो जाता था उसको ड्रेन कर देते थे। फिर जैसे ही कोई दोबारा से कोई धार्मिक एक्टिविटीज करते थे तो दोबारा से फिल किया जाता था। तो पूरा का पूरा मैंने डिफाइन कर दिया किसको, आपके सिटाडेल में जो बना हुआ था ग्रेट बाथ उसको, ठीक है। एक होती थी ग्रेट ग्रीनरी, इसमें जो सरप्लस ग्रेन होता था, एक्स्ट्रा अनाज होता था, यहाँ पर स्टोर कर दिया जाता था कि कभी अगर मान लो वहाँ पर भुखमरी आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, तो ताकि वो यहाँ के स्टोर्ड ग्रेन को यूज कर सके, राइट। अब आता है हमारे पास डोमेस्टिक एग्रीकल्चर। तो ये जो मैंने अभी ये जो आपको ड्रेनेज सिस्टम का एक यहाँ पर ये दिखाया था, तो वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम कैसा था इसको भी बता देती हूँ। तो यहाँ पर क्या होता था, ये जो रो होती थी, स्ट्रीट होती थी, तो इस स्ट्रीट के दोनों तरफ क्या बने होते थे, घर बने होते थे, दोनों तरफ घर बने होते थे। और घर की दीवार जो थी स्ट्रीट के साथ में लगी होगी, एक दीवार को कंपल्सरी कर दिया था कि एक वॉल, मतलब उसकी घर की वॉल जो होगी वो स्ट्रीट के साथ लगी होगी। और इन्हीं स्ट्रीट के साथ में इस तरह की जो है नालियां बना दी जाती थी। देखो ये घर होता था, ये नालियां होती थी, और नालियों को कवर्ड किया जाता था किससे, स्टोन स्लैब से या वुडन स्लैब से, है ना, ताकि गंदगी अंदर ना जाए, कूड़ा करकट अंदर ना जाए, और इस तरीके से वाटर जो है स्मूथली फ्लो करता रहे। अब हम बात करते हैं किसकी, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की। तो अब हम लोअर टाउन की बात करते हैं। तो लोअर टाउन में इस तरह के लोगों के सिंपल घर बने होते थे, ठीक है, मल्टी स्टोरेड नहीं होते थे। कोई रेयर ही केस ऐसा देखा गया कि ऊपर छत तक जाने के लिए उनके पास सीढ़ियां किसी किसी घर में देखी गई हैं। इनके रूम्स जो होते थे वो विदाउट विंडो होते थे, कोई विंडो नहीं होती थी उनके अंदर। और बहुत ही कम केसेस में स्टेयर केसेस हमें एग्जीबिशंस के दौरान दिखाई दिए, जिससे कि वो सेकंड फ्लोर पर जा सके। अब बात करते हैं ट्रैकिंग द सोशल डिफरेंसेस, लग्जरियस आइटम। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन लोग अमीर थे, कौन लोग गरीब थे, तो ये पता चला उनके लग्जरियस आइटम से। तो कुछ हमें एक्सिबिशंस के दौरान कुछ हमें महंगे चीज़ें भी मिली, जिससे पता चलता था कि ये लोग नॉर्मल तो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो टेक्निक्स हुआ करती थी वो बहुत ही कॉस्टली हुआ करती थी। तो इसके जो प्राइजेस होते थे बहुत ही ज़्यादा होते थे, जिससे नॉर्मल लोग तो इसे अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस तरीके से पता चला कि वो लोग नॉर्मल थे और वो लोग रिच थे। तो बिराइल से पता चला आर्टिफिक्ट्स क्लासिफाइड यूटिलिटेरियन लग्जरियस बाय द आर्कियोलॉजिस्ट यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट आर द मेडली डेली यूज फॉर मेड द फेयरली इजी। तो यहाँ पर एक पॉट मिला हमें, कौन सा, फिनेंस पॉट मिला, है ना। तो फिनेंस क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनना। फिनेंस क्या होता है, फिनेंस एक ऐसा पॉट होता है जिसमें कि बताया गया है, ये देखिए इस तरीके के होते हैं, ये सिंपल मिट्टी के बर्तन होते थे, लेकिन एक फिनेंस ऐसा पॉट था। तो फिनेंस क्या होते हैं बच्चे, फिनेंस 3 चीजों को मिक्स करके बनाया जाता था, है ना। फिनेंस क्या होता था, 3 चीजों को मिक्स करके बनाया जाता था। एक तो होती थी उसमें सॉइल होती थी, सॉइल के अंदर क्या मिलाया जाता था, गम और सिलिका को मिलाया जाता था, है ना, गम और सिलिका को मिलाया जाता था। इन तीनों को मिक्स करके मिट्टी का स्टफ तैयार किया जाता था, फिर इसके पॉट
पॉट्स बनाए जाते थे, क्योंकि ये जो महंगी इसकी टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी, मतलब इसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी, तो इसके जो भी बर्तन बनाए जाते थे इस मिट्टी के, वो कॉस्टली जो है वो सेल हुआ करते थे। तो ये कहीं कहीं पर हमें बुराइल्स के साथ में, डेड बॉडीज के साथ में मिले, इससे पता चलता है कि ये लोग, अमीर लोग इनको यूज़ किया करते थे। बाकी जो नॉर्मल हमें डेड बॉडीज मिली तो उनके साथ में हमें इस तरह के मिट्टी के बर्तन मिले थे। यानी कि वो गड्ढों में जब उनको, डेड बॉडीज को दफनाते थे, तो उनकी हड्डियों के, उनके उनके स्केलेटन्स के साथ में हमें क्या मिले, इस तरह के नॉर्मल मिट्टी के बर्तन मिले। राइट, अब हम क्या करते हैं, ब्यूराइल्स। तो ब्यूराइल्स जो थे वो जो हमें इनके गड्ढों में दफनाए। तो पहली बात तो ये कि हड़प्पा के लोग ना शवों को जलाते नहीं थे, गड्ढों में दफनाते थे, है ना। गड्ढों में दफनाने के बाद उनकी जो भी उनकी चीजें होती थी, यूज्ड चीजें होती थी, उनके साथ में उनको रख दिया करते थे। तो ऐसा माना जाता था कि मिट्टी के बर्तन उनके साथ रख दिए जाते थे। कभी कभी तो किसी एनिमल्स को भी उनके साथ में दफना दिया जाता था। कहीं कहीं पर मैन और वुमेन दोनों को ही दफनाए हुए दिखाया गया है। तो कहने का मतलब ये कि सुपरटिशियस थे, है ना। सुपरटिशियंस का मतलब होता है अंधविश्वासी थे कि भगवान के घर जा रहे हैं तो उनको इन इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो उनकी यूज्ड चीज़ों को उनके साथ में रख दिया करते थे। कहीं कहीं से हमें कॉपर मिरर भी मिला, बहुत ही रेयर केस मिला है जहाँ से कॉपर मिरर उनके साथ में रखा हुआ मिला है। तो ये क्या है, ये आपके ब्यूराइल्स हैं। तो ब्यूराइल्स में हमें मैन और वुमेन दोनों के ही जो है वो साथ में ज्वेलरी पहने हुए उनको जो है वो गड्ढों में उनको दफनाया हुआ था, कि ज्वेलरी पहने पहने उनको गड्ढों में दफना दिया गया। तो जब खुदाई के दौरान उनके स्केलेटन्स निकाले गए तो वो जो चीज़ें थी वो उनके गले में, हाथ में, इस तरीके से वो पहने हुए दिखाई देते। तो मैन और वुमेन दोनों ही पहनने के शौकीन होते थे। ये क्या था, ये था लग्जरियस आइटम। क्या था ये फिनांस पॉट था, है ना। और इस तरह के फिनांस पॉट को ब्यूराइल्स के साथ में दफनाया जाता था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइंडिंग अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन। तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि इस तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। मोती मन के बनाने का काम किया जाता था, जिससे माला वगैरह बनाई जाती थी और लोग पहनने के शौकीन भी होते थे। तो ये क्या होता था, चन्हू दारों में सबसे ज़्यादा क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। इनमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती थी, तो क्राफ्ट प्रोडक्शन के साथ में इंक्लूडिंग द बीड्स मेकिंग, मन के बनाने का काम, शेल कटिंग का काम, मेटल वर्किंग का काम, सील्स वेटिंग का, तो ये सारे काम होते थे। और खास करके जो इसमें ड्रिल वगैरह होती थी, तो ड्रिल के लिए स्पेशली कहाँ पर किया जाता था, चोलिस्तान और लोथल और धोलावीरा में। ड्रिल का मतलब होता है कि मान लो ये जो उन्होंने मोती बनाए है ना, मनका बना दिया लकड़ी का कोई भी काट करके और फिर उसको फिनिशिंग दे दी, तो इसमें ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए वो टूल वगैरह यूज किया करते थे ना। तो उसे ये इसमें होल किया जाता था, छेद किया जाता था, तब उसमें धागा पिरो जाता था। तो इस तरह का काम कहाँ किया जाता था, चन्हू दारो, लोथल और रिसेंटली धोलावीरा के अंदर। राइट, अब हम क्या करते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन। कहाँ पर क्या क्या चीजें की जाती थी। आर्कियोलॉजिस्ट आइडेंटिफाई द सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन लुकिंग फॉर रॉ मटेरियल टूल्स यूज। तो कहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर आते थे, है ना, वो सारी चीजें से बताई गई है कि इंडिया के लोकल एरिया से भी, ठीक है, लेकर आते थे। जैसे लोथल से क्या लाया जाता था, लापिस लाजुली लाया करता था, ठीक है। अफगानिस्तान से क्या लाया जाता था, अफगानिस्तान, नागेश्वर, बालाकोट, इनसे शेल कटिंग्स होती थी, मतलब शेल्स का काम, यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता था शेल्स का, तो वो वहाँ से लाया जाता था। तो इस तरीके से कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाई जाती थी। अगर मैं बात करूँ साउथ इंडिया की, साउथ इंडिया से गोल्ड लाया जाता था, राजस्थान की खेतरी से कॉपर लाया जाता था। तो इसी तरीके से वो क्राफ्ट प्रोडक्शन किया करते थे। इनके अलावा बाहर के देशों से भी वो लोग रॉ मटेरियल लाया करते थे, वो भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो द ट्रेसेस सजेस्टेड दैट द अपार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्पेशलाइज्ड सेंटर, क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो अंडरटेकन द लार्ज सिटीज सच एज द मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। तो यहाँ की साइट्स पर ज़्यादा ये क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था। स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल, तो यहाँ पर हम करेंगे कि मटेरियल कहाँ से लाया जाता था। हड़प्पा प्रोक्यूर्ड द मटेरियल क्राफ्ट प्रोडक्शन इन द वेरियस वेज। टेरिकोटा टॉय मॉडल, तो ये जो टेरिकोटा का हमें टॉय बुल मिला है ना, जिसमें बुल्लक कार्ट्स भी थी, तो बुल्लक कार्ट से पता चलता है कि वो लोग बैलगाड़ी का यूज किया करते थे लोकल ही आने जाने में, है ना। एक एक मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर उनको किसी दूसरे गांव में जाना होता था, विलेज में या एरिया में जाना होता था, तो बैलगाड़ी का यूज किया करते थे। तो हमें ये टॉय मिला था, उससे पता चला है। अनदर स्ट्रेटेजी फॉर प्रोक्यूरिंग द रॉ मटेरियल हैव बीन सेंड द एक्सपीडिशंस विच एस्टैब्लिश द कम्युनिकेशन विद द लोकल कम्युनिटीज। तो यहाँ अगर दूर दराज के देशों में जाना होता तो शिप वगैरह का यूज़ किया करते थे, वाटर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया करते थे, और लोकल एरिया में जाने के लिए लोग बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ किया करते थे। ठीक है, स्ट्रेटेजीज फॉर प्रोक्यूरिंग मटेरियल में कॉन्टैक्ट विद द डिस्टेंट लैंड। अब दूसरे कंट्री के साथ में क्या उनके ट्रेडिंग रिलेशंस थे, यहाँ पर हम जानेंगे। तो इस तरह की सील्स जो थी हमें मेसोपोटामिया की एक डिटेबल टेक्स्ट से मिला। तो इस तरह की सील्स हमें मेसोपोटामिया की किसी साइट से मिली, और मेसोपोटामिया की सील हमें हड़प्पा साइट पर मिली। इससे पता चलता है कि दोनों एक दूसरे की कंटेम्पररी सिविलाइजेशंस थी। तो आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड सजेस्टेड दैट द कॉपर वाज प्रोबेबली, तो ये हमें क्या मिला,
हमें ये मिला एक मेसोपोटामिया की डिटेबल टेक्स्ट है, यानी कि उनकी बुक में लिखा हुआ मिला, जो कि 3rd मिलेनियम बीसी में, बीसी रेफर्स टू कॉपर कमिंग। तो उस टेक्स्ट बुक में, जो मेसोपोटामिया की जो हमें टेक्स्ट बुक थी, उससे हमें पता चला कि इनके पास जो वो कॉपर आता था वो ओमान से आता था, और ओमान जो है वो मगन का नाम था, है ना। अब ये ओमान क्या है, ये कॉपर कहाँ से लाया जाता था, खेतरी, जैसे कि हमारे लोकल में बोलते हैं कि खेतरी राजस्थान से। तो ये लोग मेसोपोटामिया के लोग उसी खेतरी को, राजस्थान को क्या बोलते थे, जो राजस्थान में खेतरी, उसी को ओमान या मगन कहा जाता था, जो कि हड़प्पा की क्या थी, साइट थी। यही सब चीजें बताई गई कि अदर आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड इंक्लूडिंग द हड़प्पा सील्स, वेट, डाइस, beads which suggested the content with the region named the Dilmun, probably Ireland, Barhane, Magan and Meluha, possibly हड़प्पन रीजन। तो यहाँ पर मगन और मेलुहा को भी हड़प्पा की ही जो एक साइट बताई गई है, जहां से उनके पास इस तरह का रॉ मटेरियल लाया जाता था। राइट बच्चे, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, सील्स, स्क्रिप्ट और वेट की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सील्स और सीलिंग की। सील का मतलब क्या होता है, मोहरे होता है। सील का मतलब क्या होता है, मोहरे होता है। और सीलिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, पैकिंग होता है ना। तो ये क्या करते थे, जैसे बाहर के देशों के साथ कभी इनको जो ट्रेडिंग रिलेशंस होते थे, तो ये ट्रस्ट के बेस पर होते थे कि कोई सामान जो है उन्होंने बैग के अंदर उसको फिल किया, ठीक है, किसी सामान को डाल दिया, वैल्यूएबल चीज को, है ना। फिर क्या करते थे, ये उसी सामान को जो है एक उसकी पैकिंग कर दिया करते थे। तो बैग के अंदर जब इनको डाला जाता था, तो उस बैग के माउथ को ना गीली मिट्टी से रैप करके और उसको गीली मिट्टी से ढक दिया जाता था, सील कर दिया जाता था। फिर उस पर सेंडर होता था, वो अपनी मोहर यहाँ पर स्टैंप को लगा दिया करता था। फिर इसको धूप में सुखा करके, और फिर इस तरीके से जब धूप में सूख जाता था, तब किसी अपने वेल विशर को दे करके, अपने किसी भी जो भी ट्रस्ट करने के लायक होता था, उनको दे करके, उस पर्सन को दे करके, और सेंडर के पास उसको भेज दिया जाता था, है ना। तो ये क्या हो गई थी, सील्स और सीलिंग होती थी, यानी कि सील क्या होगी, मोहरे होगी, और सीलिंग होगी आपकी पैकिंग। इस तरीके से बताया गया है कि सील्स एंड द सीलिंग्स वर यूज्ड टू फैसिलिटेट द लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। दी सीलिंग आल्सो कन्वेड द आइडेंटिफाई टू द सेंटर। तो ये जो सेंडर, तो ये जो इसके ऊपर मोहर है ना, इसका मतलब ये कि किसी सेंडर ने भेजी है, और किस सेंडर में भेजी है, तो ये मोहर से पता चल जाता था, ठीक है, स्टैम्प से पता चल जाता था। एनेगेमेटिक स्क्रिप्ट, और हड़प्पा के सील को क्या बोला गया बच्चे, हड़प्पा के स्क्रिप्ट को एनेगेमेटिक स्क्रिप्ट बोला गया, क्योंकि इसके ऊपर जो भी कंटेंट लिखा जा रहा है वो हमसे नहीं पढ़ा गया, और आज तक उसको डिसाइफर नहीं किया जा सका, तो इसीलिए इसको एनेगेमेटिक स्क्रिप्ट बोला जाता है। तो हड़प्पा में जो हमें सबसे बड़ा जो क्या मिला, सबसे बड़ा हमें जो इंस्क्रिप्शन मिला, उसमें 26 साइन थे। इस तरीके से पिक्टोग्राफ था, इस तरीके से कोई भी पिक्चर बना दी जाती थी, और ये पिक्चर्स का हमें नहीं पता कि वो इस पिक्चर का, इस पर्टिकुलर सिंबल का मतलब क्या लेते थे, है ना। तो वही चीज बताई गई है। तो दोज हु कुड नॉट, तो देखो इसमें स्कॉलर्स हैव सजेस्टेड दैट द मोटिव, यानी कि जनरली एक एनिमल होता था, कन्वेड अ मीनिंग। अब किसी बच्चे को मान लो एप्पल दिखाएं बार बार, और उसको बताएं कि बच्चे ये एप्पल है, एप्पल है, एप्पल है, तो वो समझ जाएगा। ऐसे ही हड़प्पा के लोग जो पढ़ नहीं सकते थे, तो उनको एक एनिमल दिखाया जाता था। उस एनिमल को वो किस तरह से लेते थे कि ये 5 रुपीज का नोट है, ये 10 रुपीज की मोहर है, ये क्या होती है, तो एनिमल की फॉर्म में उनको पहचाना जाता था कि उनका मतलब ये होता है। और हड़प्पा की स्क्रिप्ट जो है हमेशा राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी, ये याद रखना है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती थी। इसकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो पिक्टोग्राफ होती थी, जिसको राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा जाता था। हमें सबसे बड़े जो एक उस पर साइन मिले अल्फाबेटिकली, ठीक है, अल्फाबेटिकली नहीं होते थे, इट इज नॉट इवेंचुअली द अल्फाबेटिकली, इट हैज टू मैनी साइंस। तो बहुत सारे हमें ऐसे साइंस मिले, करीब करीब 375 से लेकर 400 तक के हमें एक जगह पर साइन मिले, मतलब इससे बड़ा जो है कुछ भी नहीं था। तो ये इस तरीके के साइन होते थे जो पिक्टोग्राफ होते थे, इन पिक्चर्स का मतलब वो क्या निकालते थे, तो ये अभी तक नहीं डिसाइफर किया गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास होता है कि इस सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। ये इतनी अच्छी तरीके से चल रही थी, बहुत फ्लरिश थी, फिर इसका एंड कैसे हुआ। तो 1800 में मैच्योर हड़प्पन साइट इन द रीजन सच एज द चोलिस्तान हैड बीन अबंडेंट। तो चोलिस्तान में कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ गए थे, हो सकता है वहाँ पर फ्लड आ गया, हो सकता है वहाँ पर कुछ और भी नेचुरल कैमिटीज आ गई हो, जिससे कि चोलिस्तान में रहने वाले लोग भाग करके कहाँ पर आ गए, वो आ गए आपके गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर। तो चोलिस्तान बिल्कुल खाली हो गया, तो इसका मतलब
मतलब वो तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया, तो वहाँ के लोग इधर माइग्रेट होने के लिए आ गए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी जो है वो पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से रिसोर्सेज कम पड़ने लगे, भूखे मरने लगे, भूखे मरने की वजह से उनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती चली गई और डिस्ट्रॉय हो गई। काफ़ी सारे रीजंस माने जाते हैं। तो जैसे क्लाइमेट का चेंज होना, तो क्लाइमेट चेंज होने लगा था, तापमान बढ़ने लगा था, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाए, धीरे धीरे मरते चले गए। डिफॉरेस्टेशन की वजह से, एक्सेसिव फ्लड की वजह से, रिवर्स के सूख जाने की वजह से, तो काफ़ी सारे ऐसे रीजंस माने जाते हैं जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया, राइट। तो ये थी हड़प्पा सिविलाइजेशन। नेक्स्ट बात करते हैं एंशिएंट अथॉरिटी। एंशिएंट अथॉरिटी में हम बात करेंगे कि हड़प्पा में कोई ना मेन अथॉरिटी नहीं थी, कोई राजा नहीं होता था, खाली एक हमें वहाँ से कई जगहों से, हमें हड़प्पा की कई साइट से हमें प्रिस्ट किंग की मूर्तियाँ मिली, और ये प्रिस्ट किंग की मूर्ति बताती है कि वही सारी सोसाइटी को गवर्न करता होगा। सम आर्कियोलॉजिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन दैट हड़प्पा सोसाइटी हैड नो रूलर्स। इसमें कोई रूलर नहीं था। कुछ तो ये बताते हैं, कुछ बताते हैं कि देखो कोई सिंगल रूलर नहीं था, मतलब कोई सिंगल राजा नहीं था, छोटे छोटे राजा थे जो कि वहाँ की सोसाइटी को गवर्न किया करते थे। धोलावीरा में, मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, आपके अफगानिस्तान, चोलिस्तान में, है ना। तो अलग अलग जगहों से हमें इस तरह की प्रिस्ट किंग की मूर्तियाँ मिली। तो वो प्रिस्ट किंग की मूर्ति ये बताती है कि अलग अलग साइट पर अलग अलग इस तरह के प्रिस्ट किंग होते थे जो कि सोसाइटी को गवर्न किया करते थे, राइट। तो ये सारा इसमें बताया गया है। मोहनजोदारो हैड अ सेपरेट रूलर, हड़प्पा अनदर। जैसे मोहनजोदारो का सेपरेट हो गया, हड़प्पा का अलग हो गया, इस तरीके से कोई सिंगल रूलर नहीं था, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो कनिंगम्स कंफ्यूजन, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द कनिंगम्स कंफ्यूजन, है ना, कनिंगम की कंफ्यूजन क्या थी। तो कंफ्यूजन को जरा ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल, एक तो क्वेश्चन आता है आपका, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, यानी कि फर्स्ट एएसआई कौन थे। कनिंगम यूज्ड टू अकाउंट left by the Chinese Buddhist pilgrimage who had visited the subcontinent between the 4th and the 17th century। अब ये क्या करता है, कनिंगम को एक वहाँ के चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रैवलर जो आए थे इंडिया के अंदर 4th से 7th सेंचुरी के बीच में, तो उन्होंने इंडिया की साइट्स को विजिट किया। विजिट करके उन्होंने अपनी बुक में लिखा, उस बुक में लिखा था कि सबसे पुरानी साइट जो है वो हड़प्पा नहीं है, जबकि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि हड़प्पा सबसे पुरानी साइट थी, है ना। तो ये कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो सेंचुरीज लोकेट द अर्ली सेटलमेंट, अ साइट लाइक द हड़प्पा विच वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटररी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज एंड वॉज नॉट नोन एज द अर्ली हिस्टोरिकल सिटी, हिस्टोरिक सिटी। तो ये कोई हिस्टोरिक सिटी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने विजिट किया तो वहाँ पर जो चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की अपनी बुक में लिख दी, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने जो उनको बताया वो अलग था। तो फिर इनकी कन्फ्यूज़न यहाँ पर क्या हो जाती है, यहाँ पर इनकी कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है कि डायरेक्टर जनरल जो थे कनिंगम यूज टू अकाउंट लेफ्ट था, तो उनको ये अकाउंट बुक मिली, मतलब बुक मिली उनको बिटवीन द 4th to 17th सेंचुरी सी लोकेट द अर्ली सेटलमेंट। तो इनको अर्ली सेटलमेंट में, मतलब पहले के जो हड़प्पा की साइट थी वो कौन कौन सी साइट थी, उन साइट का जिक्र, उन साइट की जो भी बातें थी वो हमें कहाँ पर मिली, एक उनके चाइनीज ट्रैवलर्स की जो अकाउंट थी, बुक थी, उसमें मिली। अ साइट, इसमें बताया गया कि एक साइट लाइक द हड़प्पा, तो इसमें एक एग्जांपल बताया गया कि हड़प्पा नामक साइट जो है विच वाज नॉट द पार्ट ऑफ द इंटररी ऑफ द चाइनीज पिलग्रिमेज, तो ये चाइनीज पिलग्रिमेज का पार्ट नहीं है ना। एंड was not known as the early historical city, तो उसको एक सबसे पुरानी सिटी भी नहीं कहा जा सकता, हो सकता है इससे भी पुरानी सिटी और भी कोई हो, और हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सबसे पुरानी है। तो बस इनकी कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। सो डिस्कवरिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन, अब हड़प्पा के डिस्कवरी में कैसे कैसे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। न्यू ओल्ड सिविलाइजेशन, मतलब ये क्या है, न्यू ओल्ड क्यों लिखा है मैडम, ये इसलिए लिखा है कि हड़प्पा के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था, और ये भी उतनी ही पुरानी थी जितनी की 3 सिविलाइजेशन थी। तो 1924 के अंदर जॉन मार्शल जो है वो अब क्या करते हैं, कनिंगम की जगह पर ये डायरेक्टर जनरल बनते हैं ना, तो इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में दुनिया को बताया कि ये भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है ना। तो जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI अनाउंस दैट द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सिविलाइजेशन, इन्होंने इस नई सिविलाइजेशन के बारे में बताया जो कि बहुत पुरानी थी। It was then the taken of the world the new, not only the new civilization but also one the contemporaries with the Mesopotamia। मैंने कहा ना कि मेसोपोटामिया की कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन बताई गई है। मार्शल टेंडेड टू excavate along the regular horizontal unit measure uniformly
थ्रो आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटोग्राफी। अब पहले क्या किया जाता था, जो भी चीजें निकाली जाती थी तो वो उसको स्ट्रेटोग्राफी के थ्रू उनको बताया जाता था। अब ये स्ट्रेटोग्राफी क्या होती है? स्ट्रेटोग्राफी होती है सॉइल्स की, देखो अब कोई भी इनको ऑब्जेक्ट मिला, ऑब्जेक्ट के ऊपर मिट्टी लगी होगी, तो जो मिट्टी की जो लेयर होती है ना, परतें जो होती है, इनको स्टडी किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसी को ही स्ट्रेटोग्राफी कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोग्राफी कहा जाता है। मार्शल टेंडेड टू एक्सकवेट अलोंग द रेगुलर हॉरिजॉन्टल यूनिट मेजर्ड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द माउंट इग्नोरिंग द स्ट्रेटोग्राफी ऑफ दिस साइट, है ना। तो वो चीजों का पता स्ट्रेटोग्राफी से पहले लगाया जाता था, फिर धीरे धीरे साइंटिफिक तरीके से जब ये C14 आया, कार्बन डेटिंग 14, इससे जो है वो चीजों का, ऑब्जेक्ट का पता लगाया गया कि वो ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर कितना पुराना है। तो जैसे ही C14 के प्रोसेस से एज का पता लगाया जाता है, तो उससे फिर हमारे हिस्टोरियन उस डेट को हिस्ट्री में मेंशन कर देते हैं। मान लो C जो 14 है ना, कार्बन डेटिंग 14 है, तो ये प्रोसेस होता है कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को रख दिया, मतलब एक काइंड ऑफ मशीन लगा लो, है ना। तो ये क्या होता है, उसमें उसको रख दिया। अब जैसे उसको रखा तो सामने ना उसकी एज बता दी जाती है कि ये इतना पुराना है। अब फिर उनको फिर डेट का पता चल रहा है ये इतना पुरानी है, तो फिर अज्यूम करके उसको अपनी हिस्ट्री में मेंशन कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, न्यू टेक्निक्स एंड द क्वेश्चन। अब ये नए नए क्वेश्चंस जो है वो आते हैं कि नई नई टेक्निक्स और क्वेश्चंस क्या थे। सिंस 1980s में there has been growing the international interest हड़प्पा आर्कियोलॉजी स्पेशलिस्ट फ्रॉम द सबकॉन्टिनेंट एंड द अब्रॉड हैव बीन। तो यहाँ हड़प्पा के बारे में जैसे जैसे डिस्कवरीज होती गई, वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट बनता चला गया। ना सिर्फ इंडियन हिस्टोरियन, ना सिर्फ इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट, बल्कि बाहर के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियन भी हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट लेने लगे। अब दोनों मिलकर के इनके इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट भी और जो फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट थे, दोनों मिलकर इस पर काम करने लगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में इनका इंटरेस्ट जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इस तरीके से सब कॉन्टिनेंट अब्रॉड हैव बीन जॉइंटली वर्किंग द बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, तो इन दोनों पर काम करने लगे। दे आर यूजिंग द मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स इंक्लूडिंग द सरफेस एक्सप्लोरेशन टू रिकवर द ट्रेसेस ऑफ द क्ले। फिर इन दोनों ने क्या किया, साइंटिफिक तरीके से चीजों का, साइंस के बेस पर, है ना, चीजों की एज का पता लगाया। फॉर एग्जाम्पल उनको मिट्टी के जो भी मिले, बर्तन मिले, कुछ मिले, स्टोन्स मिले, मेटल्स मिले, प्लांट एंड एनिमल्स आर एज वेल as the minutely analysis every scarp of the available evidences. These exploration promise to yield the interesting result in the future. और इसी वजह से इनमें जैसे जैसे इंटरेस्ट इनका आता गया, वैसे वैसे साइंटिफिक तरीके से इनके ऑब्जेक्ट की एज का पता लगाया गया। इतना पुराना है, इतनी पुरानी है, और ज़्यादा इनको इंटरेस्ट आता रहा। जैसे हम म्यूजियम में कोई यूनिक चीज़ देखते हैं ना, तो उसके प्रति हमारा इंटरेस्ट बन जाता है। सेम यही चीज़ थी आर्कियोलॉजिस्ट की, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट और किसकी, आपकी जो फॉरेन आर्कियोलॉजिस्ट है। प्रॉब्लम ऑफ पीसिंग टुगेदर, प्रॉब्लम कहाँ आती है? इट इज नॉट द हड़प्पा स्क्रिप्ट हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो इट इज नॉट द हड़प्पा स्क्रिप्ट, तो ये हड़प्पा की स्क्रिप्ट हमें आज तक, हमें क्या, किसी को भी डिसाइफर नहीं की गई है, किसी को आज तक ये पहचाना ही नहीं गया है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग किस तरह की लिखावट को या किस तरह की जो कम्युनिकेशन होती थी, लिख करके वो एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे। तो इसकी स्क्रिप्ट आज तक डिसाइफर नहीं की जा सकी, इसलिए रिटर्न कंटेंट तो हमें मिला नहीं कुछ भी। सिर्फ अजप्शन के बेस पर ये सारी चीज़ें बताई गई है कि कोई ऑब्जेक्ट निकाला, उसकी एज का पता लगाया, तो ये उस टाइम की थी, ये उस टाइम की थी। माउंट्स के साथ में, यानी कि डेड बॉडीज़ के साथ में ज्वेलरी वगैरह मिली। हड़प्पा के लोग इस तरह की ज्वेलरी पहना करते थे। जहाँ पर क्राफ्ट प्रोडक्शन होती थी, वहाँ पर जहाँ पर वो बैठ करके काम किया करते थे, वहाँ धरती में उनके छोटे छोटे पीसेस मिले, है ना, मोती मन के वगैरह के, है ना। तो उनको छोटे छोटे पीसेस को तो ऐसे धरती में छोड़कर चले जाते थे, बड़े बड़े पीसेस को दूसरे कामों में यूज कर लेते। तो इससे ये पूरा का पूरा अजप्शन के बेस पर काम चल रहा है। तो रादर इट इज मटेरियल एविडेंसेस अलाउ द आर्कियोलॉजिस्ट बेटर रिकंस्ट्रक्ट। अगर हमें वो चीजें रिटर्न में मिल जाती तो हम हिस्ट्री को और बेटर कंस्ट्रक्ट कर सकते थे। सो दिस मटेरियल कुड नॉट बी द टूल्स, ऑर्नामेंट्स, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, ठीक है। तो कुड बी पॉटरी, तो ये और अच्छा हो सकता था, लेकिन हमें ये जो चीज़ें मिली, इससे हमें थोड़ा बहुत जो पता चला उसको हिस्ट्री में मेंशन कर दिया। ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज द, तो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्लोथ से, लेदर थे, वुड थे, रीड्स जनरली डीकम्पोज, ये मिट्टी में मिलकर खराब हो गए हैं। लेकिन हमें ये भी पता चला है कि कहीं से एक पीस हमें कॉटन क्लोथ्स का भी मिला है, जिससे पता चलता है प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स था, कि वो लोग कॉटन को भी जाना करते थे और कपास की खेती किया करते थे, कॉटन को ग्रो किया करते थे, है ना, क्योंकि कॉटन होगा तभी तो कॉटन के कपड़े बनेंगे ना। तो इस तरीके से वो लोग कॉटन की कल्टीवेशन करना भी जानते थे, जिसकी वजह से कॉटन क्लोथ्स का एक पीस हमें मिला। स्पेशली इन द ट्रूप रीजन
व्हाट सर्वाइव आर द स्टोन, बर्न्ड क्ले और द टेरिकोटा मॉडल एटसेट्रा। कि क्या अभी भी ये सारे के सारे अभी भी सर्वाइव हैं, क्या अभी भी ज़मीन के अंदर मिले हैं या पड़े हुए हैं, उनको खुदाई के दौरान अगर निकाला जाएगा तो क्या हमें मिल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉब्लम इन पीसिंग टुगेदर में क्लासिफाई द फाइंड वन ऑफ द सिंपल प्रिंसिपल क्लासिफिकेशन इन टर्म ऑफ द मटेरियल सच एज द स्टोन क्ले, ये सारी चीज़ें मिली। आर्टिफिक्स द सेकेंड, एक तो ये प्रॉब्लम थी कि जो भी हमें मटेरियल मिले, ठीक है, तो वो इन इन चीज़ों के मिले, तो इनका पर्टिकुलर जो एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी वो नहीं मिली, है ना। तो क्लासिफिकेशन इन दीज टर्म मटेरियल, तो ये क्लासिफाई किया गया, मतलब अलग अलग कैटेगरी बना दी। जो मटेरियल मिला उनको मेटल के बेस पर कि कौन कौन से मेटल को यूज करते थे उनकी अलग कैटेगरी बना दी। सच एज द स्टोन, स्टोन की अलग कैटेगरी बना दी, क्ले की अलग कैटेगरी बना दी, मेटल की अलग कैटेगरी बना दी, बोन्स की अलग, आइवरी की अलग, इनकी सबकी अलग अलग कैटेगरी बना दी। किसकी क्या कैटेगरीज है बोन्स को लेकर के थोड़ा सा अनसमझ है। अब बोन्स पड़ी हुई मेरी नहीं पता कि ये इंसान की है, एनिमल की है, वाइल्ड एनिमल की है, किसकी है नहीं पता चला। बोन्स का एक छोटा सा पीस मिला है ना, अब उस पीस को एग्जामाइन करेंगे तभी तो पता चलेगा ना कि ये इंसानों की है या एनिमल्स की है ना। तो एक तो प्रॉब्लम ये थी। दूसरी क्या आई, द सेकंड इज टर्म ऑफ द फंक्शन आर्कियोलॉजिस्ट हैव बीन डिसाइड वेदर इट इज द इंटेंस एंड द आर्टिफिक्स इज नॉट अ टूल और द ऑर्नामेंट। तो हमें ये नहीं पता चला कि वो जो ऑर्नामेंट्स या टूल्स होते थे वो किस तरह के यूज किया करते थे। कोई एक दो ही मिले जिससे पता चलता है कि लोग इससे ड्रिल किया करते थे, है ना, ड्रिल करते थे। बाकी के क्या, स्टोन कटर होता था या फिर आपकी बीड्स कटर होता था, किससे कटिंग किया करते थे, किससे वो उसको स्मूथ किया करते थे, ये नहीं पता चला। तीसरा, समटाइम आर्कियोलॉजिस्ट हैव टेक द recourse the indirect evidence intense for intense those their traces cotton at the some हड़प्पा साइट। कॉटन के भी कुछ हमें हड़प्पा की कुछ साइट से हमें कॉटन के भी प्रूफ मिले। टू फाइंड अबाउट द कॉटन क्लोसिव वी हैव डिपेंड ऑन द डायरेक्ट एविडेंसेस इंक्लूडिंग द डिपिक्शन ऑफ द स्कल्पचर्स। तो ये हमें स्कल्पचर्स से पता चलता है। स्कल्पचर्स मतलब जो हमें मूर्तियां मिली, तो उन मूर्तियों से या सील्स पर पशुपति शिव की वो दिखाई गई, डिपिक्टेड जो मूर्ति थी वो दिखाई गई, उसमें क्लोथ्स पहने हुए दिखाया गया। तो इसका मतलब ये कि क्लॉथ्स के बारे में जानते होंगे। कॉटन क्लॉथ्स का एक छोटा सा पीस मिला, तो वो छोटा सा पीस कहीं पर मिला, तो क्या बाकी की साइड पर कहीं पर कोई पीस नहीं मिला होगा। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन की गई तो कहीं पर भी नहीं मिला। तो कहने का मतलब है भी और नहीं भी है। तो ये अभी तक इस तरह का जो रिसर्च है वो जारी है, ठीक है। तो बच्चे अब ये देखो, ये है प्रतिज्ञा आपका, ठीक है, लास्ट मोमेंट है ये आपका। तो इसके बाद में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो बच्चे अभी टाइम है कि हिस्ट्री पॉलिटी में अगर आपको 100% बनना है तो आपके पास ये प्रतिज्ञा जो है ना, ये आपके लिए एक रामबाण साबित हो सकता है, एक संजीवनी बूटी आपके लिए साबित हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो आर्ट्स स्ट्रीम से ही 100% बनते हैं। आर्ट्स से कॉम्पिटिशन बहुत बहुत ज़्यादा है। आप अपने आप को कैसे आगे निकालोगे, 100% कैसे बनोगे, क्योंकि यहाँ पर एक सीट होती है, उसके लिए 100 कैंडिडेट होते हैं। आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल जो है 17,000 सीट होती है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने सारे बच्चे उसको टारगेट करते हैं ना कि ये सीट हमें मिल जाए, इस कॉलेज में हमें ये सीट मिल जाए। तो इसके लिए जिस बच्चे की नॉलेज बहुत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी, दी बेस्ट लेवल की होगी, उस लेवल तक की होगी जो बाकी के बच्चे नहीं कर पाएंगे, और उस तरह की प्रिपरेशन आपको दी जा रही है। कहाँ पर? प्रतिज्ञा बैच के अंदर। प्रतिज्ञा बैच में एनरोल करने के लिए, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। तो अभी भी टाइम है, जल्दी से जाकर के प्रतिज्ञा बैच में एनरोल कर लेंगे। एनरोल करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एनरोल करने के लिए क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को ज्वाइन करना है बच्चे, ठीक है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अड्डा के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया, देन उसके बाद आपके पास इस तरह की ऑल कोर्सेज की क्या आएगी, आपके पास एक विंडो आएगी। यहाँ पर ऑल कोर्सेज पर करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यूजी पर क्लिक करना है। अब आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस को, वैसे सभी के लिए है, लेकिन आप आर्ट्स के स्टूडेंट तो आर्ट्स को क्या करना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। ये आपका प्रतिज्ञा बैच, मात्र ये 3059। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है कि पीआईपी बुक जो है वो टिल 33, यानी कि जो जब हमने ये लॉन्च किया था तो उसके 3 दिन तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीआईपी किट जो है वो दी जाएंगी। तो अभी टाइम बहुत कम रह गया है, तो जाकर के इसको फटाफट से क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो इसमें आपको एक नहीं, दो नहीं, सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं विद डोमेन सब्जेक्ट्स, है ना। जीटी इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है आपको।
इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना है, देखो सारे फीचर्स जो है वो इसके अंदर है, यानी कि आपको इसमें पीवाईपी किट भी मिलने वाली है जिसमें कि आपके 170 जो है 170 आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे और आपके जो 70 टेस्ट है वो आपके ऑफलाइन होंगे, क्योंकि इस बार आपका हाइब्रिड मोड पर होने वाला है। तो आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ये दोनों तरह के आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है जिससे कि आप एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले हम लोग कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, डीप में पढ़ेंगे सारी चीजें, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको जो टेस्ट दिए जाएंगे आप उनको प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर जब हम 120 प्लस 70 190 टेस्ट को जब हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेंगे तो सोचो जरा आपकी प्रिपरेशन उस लेवल की होगी। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पीआईपी जो है वो आपको प्रतिज्ञा में क्या दी जा रही है, ये यहाँ पर दी जा रही है। तो आपको इसको क्या करना है, इसको आपको करना है Y489, इसको परचेज करने के लिए कूपन कोड लगा दीजिए Y489। बच्चे ये लास्ट टाइम है, ये लास्ट टाइम है, यानी कि इसके बाद तो फिर आपका एग्जाम हो ही जाना है। तो अगर आप जितने अच्छा स्कोर लेकर आओगे अपने सीयूटी में तभी जाकर के आपको उस यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा, वो सीट आपकी होगी। इसके लिए आप एक चीज को ध्यान रखिए, सारी चीजें छोड़ दीजिए कि मुझे सीयूटी का स्कोर अच्छा करना है। स्कोर अच्छा करने के लिए मुझे एक अच्छी प्रिपरेशन लेकर जानी होगी जो आपको प्रतिज्ञा में कराई जा रही है। मतलब आपको कंसेप्ट के साथ साथ में टेस्ट सीरीज से लेकर के टीचर के खजाना नोट से लेकर के आपको सब कुछ इस प्रतिज्ञा में दिया जा रहा है। तो जल्दी से जाकर के इसको परचेज करेंगे बच्चे, रिस्क मत लीजिए क्योंकि आपका थोड़ा सा रिस्क आपकी करियर को पीछे कर सकता है ना। जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जब इतने सारे पैसे देकर आप एडमिशन लोगे तो उससे बेटर है कि आप ये 2,000 का 3,000 का कोर्स ही खरीद लीजिए। कम से कम यहाँ से प्रिपरेशन करके आप अपनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेज में तो जाओगे जहां से आपके पेरेंट्स का पैसा भी बचेगा, आपको एक रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ने का मौका भी मिलेगा, एक अलग ही कल्चर होगा। तो बच्चे जा करके फटाफट से इसको एनरोल कीजिए और अपने सपने को पूरा कीजिए, है ना। कूपन कोड याद रखिएगा Y489 जिससे कि आपको प्रतिज्ञा बैच मिलेगा और मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल।